एक अच्छा। हाँ, अब लिखा आ गया सर दिस। बस 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 बस, यही यही बोल रहा था मैं, यही परमिशन चाहिए थी। हम्म। ये आए क्यों नहीं है यार? चार, तीन लोग ही ज्वाइन हुए हैं बस। आज ही एक मैडम की रिक्वेस्ट आई थी, डेमो क्लास कर दीजिए। मैंने डेमो क्लास में क्या होता है? उनको भी मैंने लिंक भेज दिया कि चलिए आइए आप भी डेमो क्लास देख लीजिए। ठीक बात है सर। चैट में किसी का मैसेज आया हो आपको? जी। चैट में मैसेज आया हुआ है किसी का? ना, सुबह उन्होंने एक मैडम की क्वेरी आई थी लाल किताब के लिए, और वो टैरो भी कर रही थी, पराशरी भी जानते थे, तो फिर वो लाल किताब का अच्छा। पूछ रहे थे। मैंने फिर उनको बताया, 30 मिनट पूरा डिस्क्राइब करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि डेमो क्लास कर दूं। मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अटेंड कर लीजिएगा आप। और क्या बोलूं। विनीत जी, आप भी ज्योतिष में कब से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं? जैसे कि एक सर इंटरेस्ट हॉबी, होता है ना। सर मेरी हॉबी है सर एस्ट्रोलॉजी। मतलब मैं ऐसे ही कभी भी मन किया ना सर पढ़ना, हम्म। सर पढ़ लेता हूँ नहीं मन किया तो सर एक हफ्ते तक भी नहीं पढ़ता। मन किया तो सर कंटिन्यू पढ़ता रहता हूँ। कोई बुक्स है सर वो पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ता रहता हूँ सर। फेसबुक पे तो सर पोस्ट पढ़ता ही रहता हूँ सर। बट सर लाल किताब कभी नहीं पढ़ी मैंने सर। है ना, लाल किताब बिल्कुल नहीं है ना आपके लिए। बिल्कुल नहीं ये हुआ सर। ये मालूम है, ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। अगर आपने थोड़ी बहुत इधर उधर से लाल किताब पढ़ी है ना, तो आपको हम्म। मुझे समझाने में बड़ा ट्रबल आएगा। क्यों प्रभु जी, सही है कि नहीं? सर लाल जी जी किताब की तो बिल्कुल। मेरे पास बुक्स भी है सर, वो समझ ही नहीं आ रही उसमें क्या नहीं लिखा है। आती है ना? नहीं आती सर समझ। 20-20 साल से कर रहे हो, उनको ही समझ में नहीं आती है। ठीक बात है सर। जय माता दी श्रेया। जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। चलो, फाइनली टाइम मिल ही गया सबको और मुझे भी। अब इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, जब विनीत जी ने तो बता दिया। हम्म। प्रभु जी, राम जी, आप बताइए, आप कितने टाइम से कर रहे हैं लाल किताब की प्रैक्टिस? 6 साल से कम। 6 साल से कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारे साथ में जो मित्र जुड़े हैं, आप लाल किताब के बहुत अच्छे जानकार हैं। फिर भी आप है सर। क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड थे, तो मैंने इन्हें बुला लिया कि आप भी शामिल हो जाइए। और बहुत अच्छी कैलकुलेशन है आपकी। अब मेरा प्रेडिक्शन अच्छा है, आपका कैलकुलेशन ज्यादा है। प्रेडिक्शन जी के जी। अंदर में नुक्स निकालना हो, तो प्रभु जी उसमें बहुत एक्सपर्ट है, और वो होना भी चाहिए। जिनका राहु अच्छा होता है ना, वो नुक्स निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। और नुक्स ऐसे नहीं कि सामने वाले की गलतियां निकालना, उन गलतियों को सुधार के उसको कैसे पॉलिश करना है, वो प्रभु जी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अरे तो करिए। श्रेया, आप ज्योतिष में कब से हो? आप ऐसे ही इंटरेस्ट है, या फिर नहीं, खुद मुझे से सीख? इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे इंटरेस्ट है और मैंने वैदिक की पढ़ाई भी की है। और पर मैं मतलब अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। बहुत स्कोप है अभी मेरे पास सीखने का। लाल किताब एकदम नया है मेरे लिए। नया है क्या मतलब, मुझे कुछ भी नहीं पता। लाल किताब का मतलब चेतन भैया है बस। उससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं मुझे लाल किताब के बारे में। वैदिक मैंने नयन हाँ जी। पढ़ रखी है। अच्छा, मतलब आप कितने टाइम से, मतलब वैदिक ज्योतिष में कब, कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये बताइए। हो गया 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गए ना, ठीक। नयन जी, हाँ। आप भी थोड़ा परिचय दीजिए अपना। यस यस यस। मैं 2 साल से हूँ सर ज्योतिष में। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी भी आता है मुझे, एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट भी हूँ साथ साथ। बट मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था कि जैसे अगर कोई आता है कि मैम आप कुंडली भी चेक करते हो क्या, तो वो बेसिक टू एडवांस मुझे सीखना था।
तो आशिमा जी ने ऑब्वियसली रेफर किया आपका नेम, तो मुझे लगा कि मैं पढूँ ये। एक्चुअली मुझे ऐसे ना ये है बिलीव कि ये थोड़ा हार्ड है, सीखने में थोड़ा टफ जाएगा, बट उसने बताया कि नहीं, चेतन जी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तुम सीखो। जी। तो मैंने सोचा चलिए। तो आपने पहले कभी लाल किताब पढ़ा है, कोई कोर्स किसी से किया है? नहीं, कभी नहीं किया। ये फर्स्ट अच्छा, टाइम अभी ज्वाइन कर रही हूँ आपका कोर्स। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आशिमा जी, जी चेतन जी, जय माता नमस्कार, दी, जय माता कैसे हो? दी, जय माता दी। हाँ जी, ठीक। थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं आशिमा कोहली, टैरो रीडर एंड हीलर। मुझे आपके कोर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था। ये तो बाय गॉड ग्रेस या उनकी ब्लेसिंग कह लीजिए कि आप कोर्स फाइनली लेके आए। मैंने फर्स्ट टाइम जब आपका फेसबुक पे देखा था एक पोस्ट, वहीं से पता चल गया था कि आप बहुत अच्छे से डीप तरीके से एनालाइज भी कर लेते हैं सब चीजें और सिखाते भी हैं। और मैंने आपसे अपनी पत्री एनालाइज करवाई थी, जो कि 1 to 1 एक एक बात वो हुई मेरी लाइफ में। और आपकी रेमेडीज ने बहुत हेल्प की, मतलब उस टाइम पे हेल्प की जब लगा नहीं था कि कुछ हो जय जाएगा। माता दी प्रभु जी। जय माता दी रमन बाबू, बड़े लेट पधारे आप। मैं मेरी गलती हो गई, मैंने आपको पीले चावल नहीं भेजे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं प्रभु जी, मंदिर बंद करके घर आने में थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी प्रभु जी। ये हमारे छोटे पंडित जी हैं और मंदिर में सेवा देते हैं अपनी, और पंजाब से ही हैं, और लाल किताब में बहुत ज़्यादा रुचि है। एक कहते हैं ना, एक ऑब्सेशन, पागलपन सीखने का, वो इनके अंदर है। तो रमन जी, आप अपना भी परिचय स्वयं भी दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा सभी को। जी, सभी को जय माता दी। मेरा नाम रमन कुमार है, पंडित रमन कुमार। मैं जालंधर से हूँ और वैदिक ज्योतिष से सीख रहा था। और फिर लाल किताब के तरफ ज़्यादा रुझान मेरा होने लग गया कुछ समय से, जब से प्रभु जी के साथ जुड़ा हूँ, यानी चेतन जी के साथ। तो तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा अभी लगाव हो गया लाल किताब से। और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि सर का कोर्स कब आए। कोर्स आया जब से, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था कि कब वो क्लास शुरू हो। अच्छा, फाइनली आज वो स्टार्ट हो गया, माता रानी की कृपा से। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ वैदिक ज्योतिष और लाल किताब के अंदर में कुछ फ़र्क बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी हम लाल किताब पढ़ेंगे, तो वैदिक ज्योतिष के कोई सिद्धांत लाल किताब की प्रेडिक्शन में, कुंडली रीडिंग में उसको अप्लाई नहीं करना है। कुछ बेसिक जो हैं, जैसे कुंडली के जो खाने होते हैं, हाउसेस होते हैं, वो तो सेम रहेंगे, ठीक है? अब जैसे वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, हम लग्न चार्ट देखते हैं, ठीक है? नवमांश देखते हैं, दशमांश देखते हैं, त्रिशांश देखते हैं, ठीक है? ग्रह वक्री होता है, अस्त होता है, ग्रह की एक अपनी डिग्री होती है। तो लाल किताब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वैदिक ज्योतिष और लाल किताब, ये दोनों एक पिता के 2 बेटे हैं, ठीक है? तो वैदिक ज्योतिष जो है लाल किताब को नहीं मानेगा, और लाल किताब वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को नहीं मानेगा। जो अब लाल किताब की जो रचना की, वो की है पंडित रूपचंद जोशी जी ने, जो जालंधर के पास एक गाँव था फरवाला, वहाँ के थे, और वो आर्मी में अकाउंटेंट थे। हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ, उसके पहले से ही लाल किताब पे काम शुरू हुआ था। अब कई लोगों का ऐसा मिथ है कि ये तो रावण ने इसकी रचना की थी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हकीकत में लाल किताब के जो रचयिता हैं, वो स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी ही हैं। उन्होंने सामुद्रिक शास्त्र, जिसे हम हस्तरेखा, वास्तु और कुंडली, ये सारी चीज़ें लाल किताब में आती हैं। तो लाल किताब का मतलब ये नहीं होता कि जल प्रवाह कर दो, खड्डे में दबा दो, है ना? मंदिर में रखवा दो, ये नहीं होता लाल किताब। लाल किताब के अंदर में सबसे ज़्यादा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, लाल किताब के अंदर में हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो रीति-रिवाज़ हैं, उसपे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, ठीक है? जैसे किसी का हक नहीं मारना है।
अपनी बहनों का सम्मान करना है, माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, हमारी जो कलाई है इसमें रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, ये सब सारी चीजें लाल किताब में आ गई। जबकि अगर आप हमारे बुजुर्गों से पूछोगे ना, तो वो बताएंगे कि ये सब तो पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है। आज जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो दिन बदलता है, जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह 5:30 बजे से नया दिन शुरू होता है, और हम जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे से अपना दिन बदलता हुआ मानते हैं। बस वहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं। तो वही करेक्शन लाल किताब के अंदर भी किया गया है। तो लाल किताब को लेके कोई मिथ, कोई भ्रम, कोई संशय हो, वो बिंदास बताएं, ताकि अपन उस पर खुल के बात कर सके। पढ़ना तो देखो चलता रहेगा, आप कहेंगे तो 5-7 क्लास और एक्स्ट्रा भी मैं बढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फंडे क्लियर होना चाहिए कि हम जिस पद्धति को पढ़ रहे हैं उसमें हम कितना सही जानते हैं, है ना? तो आप बारी बारी से जो भ्रम है लाल किताब को लेके आप वो बताइए, ताकि हमारे साथ में जो हैं उनको भी इस चीज में क्लियरिटी आए। रमन, जी प्रभु जी। आपने जब लाल किताब पढ़ना शुरू की, उसके पहले आपने क्या क्या भ्रम सुने थे लाल किताब के बारे में? कहते हैं सबसे पहले तो घर में लाल किताब लाना नहीं चाहिए, घर में लाते हैं तो कुछ अनहोनी होने लग जाता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, या जो खरीद के लाता है उसके साथ बुरा होने लग जाता है। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा भ्रम बहुत जगह सुना मैंने, और बहुतों के मुंह से सुना। मैंने तो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान के मुंह से सुना था कि लाल किताब पढ़ने वाले को बवासीर हो जाता है। सर इससे मेरे मंगल को भी एक्टिव किसी ने हो कहा जाता है। था। हाँ जी। सर इससे मंगल एक्टिव हो जाता है। अरे इससे सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ लाल नहीं, किताब से एक्टिवेट होता है। रेकी करने वालों का कुछ एक्टिवेट नहीं होता है, टैरो करने वाले को कुछ एक्टिवेट नहीं होता है, बस लाल किताब से ही सारी चीजें एक्टिवेट होती है। मुझे ये बात बड़ी गजब लगती है सुन के, गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। मैंने कहा, कैसे कैसे लॉजिक बनाते हैं सब लोग। और आपने जब से कहा तब से मैं घर में लेके आऊँ, और अच्छा ही समय थोड़ा ठीक हो रहा है जब से रखा हूँ। हाँ, विनीत जी आप बताइए, लाल किताब को लेके क्या भ्रम आपने, मिथ आपने सुने हैं? सर मैंने ये देखा कि बीइंग था सर आई एम स्कॉर्पियो असेंडेंट में, स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ। तो उसमें यही कहा गया भाई तुम्हारा ना ये मंगल ना जागृत हो जाएगा, और मंगल मेरा नीच का बैठा हुआ कह रहा कि तुम्हारी लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। ऑल्दो सर मेरे पूजा रूम में आज भी लाल किताब रखी हुई है। बताओ। श्रेया, श्रेया, हेलो। जी जी भैया। लाल किताब को लेके आपने क्या क्या भ्रम मिथ हैं आपके पास, वो भी आप उजागर कीजिए थोड़ा। मेरे पास कोई मिथ नहीं है। आ, बस मुझे ऐसा सुनने में आया था कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत स्ट्रांगली होते हैं। जैसे हम इसमें ऐसा कहते हैं ना कि एक खाने से उठा करके कोई चीज दूसरे खाने में रख दी तो वो प्लैनेट शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा करके सुना था, बट कुछ बहुत ज्यादा इसके बारे में मुझे नहीं ज्ञान है। ओके। सर एक क्वेश्चन पूछूं? सर हाँ बताएं। मतलब ये ऐसा भी होता है, मतलब कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होगा सर कि हम वैदिक पढ़ेंगे, हम लाल किताब में एक्सपर्ट बनेंगे, जैसे सर आप लाल किताब में एक्सपर्ट हो। तो सर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेनेट भी है सर कि आपकी चार्ट में वो उधर बैठा, मतलब किसी हाउस में बैठा हो जिसकी वजह से आप लाल किताब पे ज्यादा फोकस कर रहे हो? देखो मेनली क्या होता है ना, कंसल्टेशन की पावर जिसके अंदर अच्छी होगी ना, वो किसी भी पद्धति में जा सकता है। ठीक ओके है। सर। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो एक जो हीलर होते हैं ना, अब जैसे अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो जिनका अश्विनी नक्षत्र होता है वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं। मेरा अश्विनी नक्षत्र है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बात करके हील कर सकता हूँ। ठीक है। और मेरा जुपिटर भी ऐसा है कि मैं अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ। तो जैसे मान लो किसी का जुपिटर 12th हाउस में है, ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। वीनस 8th हाउस वाला बहुत अच्छा हीलर होता है। मतलब 8th हाउस के अंदर में जितने भी बृहस्पति है, शुक्र है, राहु है, जो भारी भारी ग्रह है ना, ये बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर देते हैं, और ऐसा जो जातक होता है बहुत अच्छा सलाहकार होता है। और जो ज्योतिष के अंदर में जो बहुत गंदा वाला जो रुझान आता है ना, कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है,
तो वो मैंने देखा जुपिटर 2nd हाउस में, जुपिटर 3rd हाउस में। ऐसे लोगों अगर चाहकर भी ज्योतिष को नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनका जुपिटर से प्लेसमेंट होगी। सर मेरा है सर। आपका है ना? ठीक है। रमन जी, आपका जी भी शायद प्रभु जी, जुपिटर जुपिटर तीसरे तीसरे घर का हो ना? जी हाँ। तो मेनली क्या होता है कि 8वें घर के अंदर में जैसा ग्रह बैठा होगा, ऐसे इंसान को उस क्षेत्र के अंदर में देखो, लाल किताब के अंदर में सबसे खास तो आपका बुध अच्छा होना चाहिए, बुध और राहु। जिसका बुध और राहु अच्छा होगा ना, वो चीजों को बहुत जल्दी कैप्चर करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम स्कूल में जब साइंस पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो कुछ सिद्धांत ऐसे होते थे हमने जो सिर्फ पढ़े होते थे, उनका ज्यादा यूज होता नहीं था और हकीकत में नहीं होता है। और लाल किताब में भी बहुत सारी जगह पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन उनका यूज जनरली नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। लेकिन एक जिसकी इंट्यूजन पावर अच्छी होगी, जिसका बुध अच्छा होगा, वो कुंडली देख के फटाफट पकड़ लेगा कि यार इस बंदे को ये प्रॉब्लम होगी। जैसे हमारे राम जी, आप कुंडली देख के तुरंत बोल देते हैं कि यार इसको ये पंगा है इसके साथ में। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका मरकरी अच्छा होना, आपका राहु अच्छा होना, क्योंकि चार्ट के अंदर में बारीकी से कोई चीज को खंगाल के निकाल के लाना, उसके लिए आपका बुध और राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप में जितने भी लोग बैठे होंगे ना, सबके पास अथाह नॉलेज होगी। कोई वैदिक में मास्टर होगा, टैरो में होगा। सपोज अगर मैं बात करूंगा, चलो हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, अभी हम एक कुंडली रख देंगे ना, तो सबके अलग अलग प्रोडिक्शन आएगी। कोई ये बोलेगा नहीं ऐसा है, कोई ये बोलेगा ऐसा है। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान तो सबके पास है, कैलकुलेशन सब अपने अपनी कर रहे हैं, लेकिन पिन पॉइंट जो बंदा चाह रहा है वो चीज क्यों नहीं आ रही है? तो वो एक्यूरेसी जो है ना, वो देने की जो पावर है कम समय में, वो लाल किताब के पास है। अब लाल किताब में क्या है, अगर आपने गलत पढ़ा है तो गलत ही प्रेडिक्शन करोगे, सही पढ़ोगे तो सही प्रेडिक्शन ही करोगे। ये डिफरेंस है दोनों में। राम जी, आप थोड़ा लाल किताब पर आप भी थोड़ा अपना टॉर्च मारिए। नहीं, आप आप जैसा कोई आपसे भी मेरा परसों कुछ, कल या परसों कुछ चर्चा हुई थी लाल किताब में कुछ भ्रम भ्रम को लेके। और कई बार हाँ, हम कुछ जानकार होते हुए भी हम भ्रम का शिकार हो पड़ते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम मान ही लेते हैं। लेकिन क्या है ना, जब बात सुनते हैं ना, तो 4-5 लोगों से हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। अच्छा, किस विषय पे हमारी बात हुई थी कल? नाभि के खाना नंबर 9 के बारे में। हाँ, नाभि जो होता है, कुंडली की नाभि कहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि 4th हाउस में होती है, कई लोग बोलते हैं 9th हाउस में होती है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे घर का जो वास्तु होता है ना। हाँ सर। वैदिक वाले 6 मानते हैं ना, नाभि 6 में 6 हाउस। देखो, मैं तो कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है केपी वालों से मैं कभी बहस करता ही नहीं। वो कहेंगे हाथी उड़ता है तो मैं मान लूंगा, हाँ मैंने भी चौराहे पे देखा था शाम को, वहां से माचिस लिया था उसने पहन के देखा। मैं बहस नहीं करता किसी से, वो जो बोलेंगे मैं मान लूंगा। तो जैसे कि हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। ऐसे ही हर हाउस में अपने वास्तु के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन दी होती है। जैसे हमारे कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारे घर की। जो हेलो, हेलो। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आप ठीक। बोलिए। तो अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें, तो मकान कुंडली, लाल किताब मकान कुंडली, उसमें अगर आप देखें तो हमारी कुंडली का जो 9th हाउस है ना, वो हमारे घर का सेंटर है, जिसको हम उर्दू में लाल किताब में उसे मरकज भी कहा गया है। तो जब वो वास्तु के हिसाब से 9th हाउस घर का सेंटर है, तो नाभि क्यों नहीं हो सकता? प्रभु जी, आप बताएं। राम जी, नहीं, सही लॉजिक है। लॉजिक सही बनता है नहीं बनता है? तो फिर अब ये बिल्कुल। नाभि छठे घर में कैसे जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आदमी को अगर हमको उठाना होगा तो हम कमर से उठाएंगे, कमर में ही नाभि होती है। कभी आप उसको शोल्डर से उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, हमको कमर से उठाना पड़ेगा। अभी कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो शरीर का जो नाभि वाला पोर्शन होता है, उसको कई लोग मंगल से जोड़ के देखते हैं, कई लोग केतु से जोड़ के देखते हैं।
पर सही मायने में हमारे शरीर का जो सेंटर है नाभि, उसको सही मायने में मंगल से जोड़ के देखा जाता है। और अगर हम दूसरे लॉजिक लगाएंगे तो उसमें काफी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं एक चार्ट शेयर करता हूं आपके सामने। प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रही क्या? हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है। वाइट स्क्रीन क्यों नहीं आ रही इसमें? रिकॉर्डिंग में क्या वाइट स्क्रीन नहीं मिलती है क्या? व्हाइट बोर्ड आ गया, आ गया। ठीक है। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप, मैंने जो शेयर किया है? यस सर। दिख रहा है सभी को? हाथ दिखा दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। यस सर। जी प्रभु जी दिख रहा है। तो ये है, एक सेकंड यार, कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ जी, तो ये एक मैंने एक लग्न कुंडली डाली है जिसके ऊपर में 12 हाउसेस है। आशिमा जी, आशिमा जी, ये हमारा एक नॉर्मल जो है लग्न चार्ट है जिसके ऊपर में 1 से लेके 12 नंबर डले हुए हैं। ठीक है ना? तो जो नंबर का सीक्वेंस है ना, यही हाउसेस का सीक्वेंस भी रहेगा ऑलवेज। ठीक है? ये पंकज राठौर क्या कर्सर मूव कर रहे हैं? हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो है मैंने एक चार्ट शेयर किया है। तो इसमें ये जितने भी ब्लू कलर में जो लिखे हैं ना, ये सारे जो प्लैनेट हैं इन हाउसेस में उच्च के होंगे। उच्च के होंगे यानी कि पावरफुल होंगे। यहाँ पे इनकी जो ताकत है इन ग्रहों की, वो बढ़ जाती है। अब ये आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें पता नहीं है कि ग्रह 9 होते हैं या 10 होते हैं ज्योतिष में? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर जो है ये हमारी मेष राशि है। ठीक है, 1 नंबर मेष राशि है। और कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? ये कौन है यार? ये आप क्या सर कर रहे हो यार? आशिमा कोहली लिखा रहा है सर उसमें नाम। आशिमा जी, रुको 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है। अब नहीं होगा। हाँ, तो ये जो है ना, ये फिक्स है लाल किताब में। ठीक है ना? 1 नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है ये कुंडली का पहला घर ही रहेगा इसके अंदर में। और जो 2 नंबर लिखा है वहां पे हम सेकंड हाउस ही मानेंगे। यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? और 3 नंबर है ये मिथुन राशि रहेगी, दूसरी जो वृषभ राशि रहेगी। 4 नंबर जो है वो कर्क राशि ही रहेगी।
और ये 4 नंबर कहीं भी लिखा हो, लेकिन हम 4th हाउस में ही कंसिडर करेंगे एज पर लाल किताब काल पुरुष कुंडली। ठीक है, और ये 5वां घर है, यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च या नीच नहीं होता है। छठा घर जो है ये कन्या राशि है, यहाँ बुध उच्च का होता है। ठीक है, 7वां घर जो है तुला राशि है, यहाँ शनि उच्च का ही माना जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हो कुंडली में, हम लाल किताब कुंडली के अनुसार इसको शनि का घर ही मानेंगे, उच्च का घर। 8वां घर जो है वृश्चिक राशि है। ठीक है, अभी यहाँ पर उच्च के ग्रहों की बात कर रहे हैं हम, नीच के ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 9वां घर जो है वो धनु राशि है, जहां 9 नंबर लिखा है। 10 नंबर मकर राशि, ये शनि की राशि है, जहां मंगल उच्च होता है। अब 9 नंबर जो है यहाँ पे केतु उच्च होगा। 11 नंबर जो है कुंभ राशि, ये शनि की राशि है। 12 नंबर मीन राशि, जहां पे शुक्र उच्च का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 5वें और 11वें घर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होगा लाल किताब में, और कोई ग्रह नीच का नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, उच्च नीच ये सिर्फ नाम की बातें होती है। ठीक है, गज केसरी योग में हम क्या बोलते हैं कि चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे हो गए तो गज केसरी योग बन गया। अब मान लो दूसरे घर में चंद्र बृहस्पति बैठ गया और 5वें घर में बुध राहु शुक्र बैठ गया, तो ये गज केसरी योग जो है ना, ये सिर्फ दिखावे का होगा, लेकिन जीवन में इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे की बात बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये चीज बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी चार्ट डाला है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, तो इसको फिर हम आगे चलते हैं। फिर बिना संकोच के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 8th हाउस में भी कोई मतलब ऊंच या नीच का नहीं होगा सर प्लेनेट? मैंने सिर्फ इस चार्ट के अंदर में सिर्फ उच्च के ग्रह लिखे हैं, सिर्फ उच्च, नीच के ग्रह की मैंने कोई बात ही नहीं की है। ठीक है, ठीक। बेनित एक बात बताओ, अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो क्या करना पड़ेगा? हमें तो क्लियर उधर दिख रही ऑप्शन है, आ रहा है सर जी, मूव करने का, इधर उधर वो करेंगे स्क्रीन को खुद ही दिख जाएगा। अपने आप ही दिख जाएगी सर। रुको एक मिनट, स्क्रीन पे वो फिंगर रख के मूव कीजिए, खुद ही हो जाएगा। अब दिख रहा है? अभी वो बीच में ये इसको छेड़छाड़ कर दी ना तो सब गड़बड़ हो गया। अब दिख रहा है? नयन जी आपको दिख रहा है अभी? हाँ जी, हाँ जी, अब भी दिख रहा है मुझे, मैंने मूव किया वो, जब अच्छा, आपने सब एक्सप्लेन आप है ना, किया ना आप तो मुझे स्क्रीन कुछ से भी नहीं हाथ हटा समझ में लीजिए, आशिमा जी स्क्रीन से हाथ हटा लीजिए। आप सिर्फ स्क्रीन देखिए खाली, अभी मुझे मूव करने दीजिए। आप अगर उसमें करेंगे ना छेड़छाड़ तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। और ऐसा कुछ भी ना तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई संकोच वाली बात नहीं है। यस 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 श्योर। ठीक है नयन जी, आपको इससे चार्ट का रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो अभी बताइए। अभी आपने जो एक्सप्लेन किया ना वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी, तो आप प्लीज एक बार वो 2 मिनट रिपीट कर दोगे प्लीज? चलो ठीक है, तो ये जो चार्ट है, आपको कुंडली आपने तो देखी होगी, कुंडली कैसी होती है। हाँ जी, देखिए। कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। और आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, लाल किताब में नक्षत्रों को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ओके। नक्षत्रों को लेके कभी कोई संशय मत रखना। और इसमें लाल किताब में सिर्फ लग्न कुंडली चलती है और वर्षफल चलता है, और दशाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे दशाएं काम करती है लाल किताब में। ठीक है ना, तो ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करना और बिल्कुल स्लो भी नहीं चलना। साथ साथ चलेंगे तो अपन जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैप्चर करेंगे। छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद करेंगे तो जो क्रीम मलाई जो है ना वो अपना नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो नयन जी ये जो है चार्ट, इसके अंदर में 1 से लेके 12 तक जो नंबर लिखे हैं, इन हाउसेस को परमानेंट यही नंबर दिया गया है, इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा। ठीक है, आप ओके। कोई भी पद्धति में जाएं, ये हाउसेस तो यही रहेगा। ओके। हाउसेस में लाल किताब के अंदर में, हाउसेस में कोई भी नंबर लिखा हो हम उसको, अभी मान लो जहां 4 नंबर लिखा है यहाँ आप 10 नंबर भी लिखोगे तो 4th हाउस ही कहलाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है ना, ये सब राशियों के नाम है। अब ये 1 नंबर 8वें घर में लिखा होगा तो हम बोलेंगे 8वें घर में मेष राशि पड़ रही है। 11वें घर हम्म। में अगर 2 नंबर लिखा है तो हम बोलेंगे कि 11वें घर में वृषभ राशि पड़ रही है।
वो प्लैनेट जो बैठेंगे वो तो बैठेंगे। अब जैसे ये 3 नंबर है, यहाँ हो सकता है 9 नंबर हो, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे तीसरे घर में धनु राशि पड़ रही है। जी आशिमा जी जी। कहाँ है? आशिमा जी? आशिमा जी, एक मिनट है ना, आशिमा जी भी है ना। नहीं, उनको बोलिए अनम्यूट करके बात करें थोड़ा। मुझे ना मिल ही नहीं रहा। हेलो। नीचे एरो बना होगा, उस पर टच कीजिए, म्यूट का ऑप्शन आता है। रमन, आप कुछ हेल्प करो। आशिमा, नीचे वो डाउनवर्ड वाला ऑप्शन है ना, वहां पे क्लिक करो, फिर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, देन करेगी। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक चीज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अगर यही बेसिक चीज अगर क्लियर नहीं होगी तो आगे फिर एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं। दिख रहा है आशिमा जी आपको? नहीं दिख रहा। रुको 1 मिनट, मैं इसको डिलीट करके फिर से अपलोड करता हूँ। अब दिख रहा है आशिमा जी? सिद्धांत कर आश- नहीं कर बोल रहे हो ना, बोल रहे हैं तो नहीं, सारे बोलेंगे उसके आगे नहीं और वहां से दे रहे ऑप्शन नहीं बन रहा। करके दोबारा दोबारा बाकी किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। नो सर। नहीं प्रभु जी। मीनाक्षी जी आपको? ओके, ठीक है। अब दिख रहा है आशिमा जी? आशिमा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस होने से अच्छा है रुक के चीज को क्लियर करें, क्योंकि आज हम कोई बहुत बड़े टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर यही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे बात करके कोई मतलब ही नहीं है ना। आशिमा जी, अभी दिखा? क्लास से लीव तो नहीं होगे प्रभु जी, क्योंकि 9% से 8% दिख रहे हैं। है जी? वो क्लास से लीव तो नहीं हो गए नहीं नहीं, क्लास में तो है वो। हैं? चलो, मैंने ये फोटो जो है आशिमा जी को मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। नयन जी, आप थोड़ा कम्युनिकेट कर देना। हाँ जी, मैंने उसको सेंड किया स्क्रीनशॉट। वो स्टेप बाय स्टेप कर लेगी। वो ज्वाइन नहीं है अभी, उसने लेफ्ट कर दिया शायद ना, उसको अच्छा, नहीं लेफ्ट दिख कर रहा दिया। था। ज्वाइन कर लेगी वो फिर से। ओके। ठीक है। हाँ। एक सेकंड।
तो ये जो चार्ट है ये उच्च के ग्रहों का चार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपके माइंड में आप ये बिठा लीजिए कि ये जो प्लैनेट जो इसमें लिखे हुए हैं ये सारे उच्च के ग्रह हैं और ये इन्हीं हाउसेस में उच्च के होते हैं, बाकी कहीं भी उच्च के नहीं होंगे। वैदिक ज्योतिष में ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सूर्य का ये 7वें घर में भी उच्च हो जाता है, यहाँ भी उच्च हो जाता है, यहाँ भी उच्च हो जाता है, कहीं भी उच्च हो सकता है। लाल किताब में इसको उच्च की जगह जो है दर्जा है इसको पहले घर में ही मिला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको स्पेशली आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मैं दूसरा चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये चार्ट सभी को दिख रहा है? जी प्रभु जी। यस। है ना। तो अब देखिए इसमें भी सीक्वेंस वही डाला हुआ है, 1 से लेके 12 तक सारे। हेलो, क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है क्या? ये ड्राइंग कौन कर रहा है यार? बंद कर दो यार, कर्सर से हाथ हटा लीजिए अपना। तो ये जो है ये भी एक लग्न चार्ट ही पकड़ लो आप इसको, 1 से लेके 12 तक हाउसेस के नंबर डालें। अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हाउस में सैटर्न जो है शनि नीच का ही माना गया है, ठीक है। किसी भी राशि का बैठा हो लग्न कुंडली में आप जब देखते हैं वैदिक में भी, तो ये लाल किताब के हिसाब से काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे पहले घर में ये नीच का ही माना जाएगा, ठीक है। और जब हम चौथे घर में जाएंगे, घर में मंगल नीच का माना जाएगा, ठीक है। अब हम छठे घर में जाएंगे तो छठे घर में शुक्र नीच का माना जाएगा। अब आप समझ लो, शुक्र नीच का छठे घर में होता है, लेकिन नीच का फल यह 12वें घर में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये हम ग्रामर समझेंगे, लाल किताब के लॉ समझेंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा शुक्र कैसे पीड़ित हो जाता है। और ये भी समझेंगे कि छठे घर का शुक्र जो है वो उच्च के शुक्र के समान रिजल्ट कब देगा, ठीक है ना। तो आप दिमाग में एक चीज तो ये बिठा लीजिए कि नीच ग्रह हमेशा नीच फल ही देगा, ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ इनका एक कहते हैं ना एक आइडेंटिफिकेशन कोड है कि इस हाउस में इसको उच्च की संज्ञा दी गई है और नीच की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जातियों को जैसे बांटा गया है ना, ठीक ऐसे इनको एक डेजिग्नेशन मिला हुआ है अलग अलग हाउसेस में, ठीक है। तो आगे हम चलें तो 7 नंबर यानी कि तुला राशि। तुला हेलो राशि चेतन, में हाँ एक पूछना था इसी रिलेटेड कि कौन से ग्रह नीच में है ये देख के पता चल सकता है, ऐसे देख के? सामने तो लिखा है। ये जो हाउसेस है ना, यहाँ पे मैं नंबर हटा दूं, अगर मैं नंबर हटा दूं तब भी वो प्लेनेट वहां पे नीच का ही कहलाएगा, अच्छा, ठीक है। तो अब ये जैसे जो चार्ट, ये नीच ग्रहों का चार्ट है क्या ये? हाँ ये नीच ग्रहों का चार्ट है, मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ उच्च ग्रह डाले हैं मैंने, और ये दूसरा चार्ट है ये नीच ग्रहों का ओके ओके। है ना। तो आप एक काम कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और वैसे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, बाकी आप हाथ से अपना खुद ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं, हाथ से ही कर लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। अब 7वां घर जो है सूर्य का, यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं, और 8 नंबर यानी 8वां घर, कुंडली का 8वां घर, जिसे हम मौत का घर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है नीच के हो जाते हैं। और अगर हम आगे चलें 10वां घर, तो जहां मंगल उच्च के थे वहां पे बृहस्पति नीच के हो गए, ठीक है। अब हम 12वें घर में चले तो 12वें घर में बुध जो है वो नीच का हो गया। अब मैं आपको ये चीज याद करने का एक तरीका बताता हूँ, जो ग्रह जहां नीच था उसके अपोजिट घर में वो उच्च हो जाएगा, ठीक है। अब मैं शनि को उठा के पहले घर से, शनि को मैं पहले घर से उठा के 7वें घर में रख दूंगा तो वो उच्च हो जाएगा। उस सूर्य को 7वें से उठा के पहले में रख दूंगा तो वो उच्च का हो जाएगा।
अब चंद्रमा को 8वें घर में नीच बोला है, अब इसको उठा के इसके जस्ट सामने वाले घर में बिठा देंगे तो ये उच्च का हो जाएगा। अब ये मंगल 4थे घर में नीच था, इसको उठा के यहाँ ले आओ तो ये उच्च हो जाएगा। गुरु को उठा के यहाँ रख दो तो उच्च का हो जाएगा। अब ये शुक्र है, शुक्र 6ठे घर में नीच बोला है, इसको 12वें घर में उठा देंगे, रख देंगे तो ये उच्च का हो जाएगा। अब बुध 12वें घर में नीच का है, आप इसको 6ठे घर में ले आओ, ये उच्च का हो जाएगा। ये याद रखने का सिंपल तरीका है। जो जहां उच्च का है उसके अपोजिट में वो नीच हो जाएगा। ये सिंपल सा नियम है। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी। और किसी का कोई सवाल है? सर इस राहु केतु नहीं आएंगे सर नीच में? जैसे सर आपने एग्जॉल्टेड में तो बताया था, हम्म तो इसमें सर राहु केतु आएंगे नहीं सर? ये मैंने राहु केतु इसमें नहीं लिया है। मैंने इसमें जो, क्योंकि देखो शैडो प्लैनेट है ना, तो इसमें नीच में मैंने उसको नहीं लिया है। अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पर आप देख लीजिए, जैसे तीसरे घर में राहु उच्च का था ना, तो आप हाँ, उसको 9वें घर में नीच का कर दो। नीच का सर। ठीक ठीक है। है सर। और केतु 12वें घर में उच्च का था, उसको 6ठे घर में लिया, वो नीच का हो जाएगा। केतु 9th हाउस में बताया था सर आपने। केतु को 12वें घर में भी उच्च बोला मैं, चलो उसको मैंने थोड़ा एक स्टेप आगे बोल दिया। जो केतु जो 9th हाउस में उच्च का था, वो तीसरे घर में उसको नीच का कर दो आप। मतलब जो उच्च का ग्रह था उसको हम्म। अपोजिट कर दोगे तो वो नीच का हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की बात हो गई। ये तो आजकल लगभग लगभग हर किसी को पता होती है कि हाँ, ये इन हर घरों में ये ग्रह ऐसा ऐसा काम करता है। अब जो होते हैं पक्के घरों की बात, तो वहां पे अभी राम जी को मैं बुलाना चाहूंगा। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको। हेलो। हाँ प्रभु जी, पक्के घरों के बारे में बताइए थोड़ा। पक्के घर जो अब लाल किताब में ना, पक्के, एक मिनट आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी जी सर, हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, पक्के घर में खाना, जो लाल किताब के 12 घर होते हैं उनको पहले तो 12 खाने कहते हैं हम लोग। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सब सुन रहे हैं, बोलिए आप। तो जैसे पहला भाव है उसको पहला खाना कहेंगे हम। और वहां पर पक्का घर होगा, जो राशि होगी वो मेष होगी हमेशा के लिए। और उसका जो पक्का घर होगा वो मंगल का होगा, और सूरज यहाँ उच्च होगा। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। और खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि आती है, वृषभ राशि, हमेशा के लिए। और यहाँ पर चंद्रमा उच्च होंगे, और गुरु का पक्का घर होगा। और जैसे भाव नंबर 3 हो गया, या खाना नंबर 3 कह लो, तो वो मंगल का पक्का घर होगा, और बुध की राशि होगी वो। खाना नंबर 4 में चंद्र का पक्का घर होगा, और गुरु उच्च होगा वहां। हेलो। हाँ हाँ, बोलते जाइए। हाँ हाँ। और खाना नंबर 5 में गुरु का पक्का घर होगा, वहां कोई ऊंच नीच नहीं होगा। खाना नंबर 6 में बुध उच्च का होगा, और शुक्र नीच का होगा, केतु भी नीच का होगा, और ये बुध का और केतु का मिला जुला पक्का घर होगा। खाना नंबर 7 में ये बुध और शुक्र का मिला जुला पक्का घर आएगा। खाना नंबर 8 शनि और मंगल का पक्का घर होगा। खाना नंबर 9 केतु का पक्का घर, सॉरी, गुरु का पक्का घर होगा। और खाना नंबर 10 शनि का पक्का घर होगा। खाना नंबर 11 फिर से शनि का पक्का घर। और खाना नंबर 12 राहु और गुरु का पक्का घर होगा।
ये ड्रॉ करके देना पड़ेगा आपको सर। मैं वही निकाल रहा हूँ मैं मेरे पास रखा हुआ है। एक बार मौखिक एक बार सुन लें, उसके बाद आगे फिर मैं इस पे जैसे पक्का घर और राशि मालिक ये अलग अलग है और ऊंच के अलग है। तीन तीन कंसेप्ट आते हैं एक ही एक ही भाव में। एक मिनट, मैंने इसलिए वो निकाला हुआ था। ये चार्ट दिख रहा है सबको? रमन जी, हाँ जी, दिख रहा प्रभु जी। नयन आपको दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अभी इसमें जो नीचे लिखा है हथेली पे ग्रहों के पक्के घर, इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इस चार्ट पे ध्यान दीजिए आप। थोड़ा और जूम कर देते प्रभु जी। 2 मिनट बस कर रहा हूं। अरे विनीत जी आपको दिख रहा है? हाँ यस सर। श्रेया, श्रेया आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ठीक है, चलो जिनको नहीं दिख रहा हो ना वो टेक्स्ट मैसेज कर देना या फिर अनम्यूट करके बता देना। तो अभी राम जी ने जो बताया, अब इसको आप ध्यान से देखिए। हमने पहले देखा उच्च के ग्रह नीच के ग्रह, तो अब ये जो बताया है ये पक्के ग्रह हैं, क्योंकि इनकी जो पूरी मलकियत, जो हुकूमत जिसको हम बोलते हैं ना हाउसेस के ऊपर, वो पूरी इनकी है। ठीक है, अब सूर्य जो है ना, ये पहले घर में सूरज लिखा है, तो ये यहाँ का राजा है। सूरज यहाँ बैठे या ना बैठे, पहले घर में सूर्य की एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, दूसरा घर, जैसे पहला घर जो है ये मंगल का पक्का घर है, ये तो फिक्स है, यानी कि मकान मेरा, मतलब जमीन मेरी, और प्रॉपर्टी किसने बनाई? सूर्य ने, ऐसे आप समझ लीजिए। मतलब ऐसे आप इसको और सरल भाषा में समझे तो मंगल की जमीन और सूरज का मकान। सेकंड हाउस शुक्र की जमीन, बृहस्पति का मकान। ठीक, तीसरा घर मिथुन राशि, बुध की जमीन, मंगल का मकान। यहाँ पे राहु उच्च का होता है, वो उच्च के है ही, उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, वो तो है ही उसके अंदर में। फोर्थ हाउस चंद्रमा की पूरी मलकियत, यहाँ पे वो खुद ही बादशाह है अपने घर में, चंद्रमा। फिफ्थ हाउस सूर्य का, पांचवा घर क्या है? सिंह राशि, तो 5 नंबर हो गया सूर्य का पक्का घर, ये मतलब सूर्य की राशि, पक्का घर तो पहला हो गया उसका। तो ये पक्का घर 5 सूर्य का भी है, और सूर्य पहले घर में उच्च होता है, मतलब उसकी जमीन, सूर्य की जमीन 5वीं है, लेकिन उसने अपना एक मकान मेष राशि में भी बना रखा है, ऐसा समझ लीजिए आप। और बृहस्पति इस घर का जो है अपना मकान बना रखा है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि बृहस्पति का जो कारक भाव हो गया दूसरा, पांचवा, 9वां और 11वां, 12वां भी है, क्योंकि वहां पे मीन राशि आ रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करता हूँ। छठा घर जो है, छठा घर केतु का है, जिसको हम पाताल बोलते हैं ना, ये केतु का है, पक्का घर है, जहां ये नीच भी है लेकिन उसका पक्का घर भी है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं, तुला राशि 7वां घर, जहां शुक्र और बुध लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, आप ये मान के चलिए कि कोई भी ग्रह अगर इस 7वें घर में आएगा, अगर मित्र ग्रह आ गया तो शुक्र और बुध को
हार्म नहीं करेगा, और शत्रु ग्रह आ गया तो उनकी धज्जियां उड़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र बुध हो या ना हो, यहाँ अगर कोई शत्रु ग्रह बैठेगा तो ये दोनों बेचारे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, एक बात। 8 नंबर विनीत जी की जन्म लगन। ठीक है, तो ये हो गई वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि। अब ये मंगल का पक्का घर है और शनि का हेडक्वार्टर है। 8वां घर जो है मौत का घर है, और यहाँ पे ये शनि का भी यहाँ पर असर होगा और मंगल का भी असर होगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। ठीक है, 9th हाउस ये हमारे कुंडली का वो है, केंद्र है। ठीक है, जिसका मालिक बृहस्पति फिक्स है। ये इसकी मतलब वो हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो ना, बृहस्पति का ये पक्का है। आगे चले तो 10वां घर जो है शनि का पक्का घर है, यानी कि कहते हैं ना सुप्रीम पावर। अब ये अपना घर तो यहाँ बना रखा है इन्होंने, शनिदेव ने, लेकिन इनका हेडक्वार्टर जो है ना, सारे काम ताम झाम देखने का वो 8वें घर से ये हैंडल करते हैं। अब 11वां घर जो है वो शनि की राशि है, लेकिन बृहस्पति का दरबार बना रखा है वहां पे। तो हम कहते हैं ना 11 नंबर जो है कुंभ राशि है, शनि की राशि है, और इसका जो सिंबल है वो कुंभ है। कुंभ क्या होता है? मटका किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? रमन जी आप बताओ, मटका किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? बुध ग्रह को गुरुजी। 11वें घर के सामने कौन सा हाउस आ रहा है? क्या बोले प्रभु जी? 11 नंबर जो लिखा है उसके अपोजिट में कौन सा हाउस आ रहा है? 5। सामने, जस्ट सामने। 11वें घर के जस्ट सामने 5वां घर प्रभु जी। अरे यार, 11वें घर के जस्ट सामने तीसरा घर नहीं आ रहा है? अच्छा, लाल किताब पढ़ो जी जी प्रभु जी। ये लाल किताबें पढ़ रहे हैं, कोई पीली किताब तो, सुनहरी किताब तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो फिर आप माइंड लाल में वो किताब क्यों? ऐसा बोलो वैदिक ना। वैदिक आ गया था माइंड में। नहीं यार, ऐसा मत करो यार रमन, यार तुमसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें यार, मेरी उम्मीदों पर यार पूरा रायता मत सॉरी खिलाओ यार। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। तो 11वें घर के जस्ट सामने ये अपना बुध आ गया, बुध का घर आ गया सामने। ठीक है, तो 11 नंबर जो है ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है, लेकिन वहां पे जो एनर्जी है, जो आवरण जो है ना, वो बृहस्पति का रहेगा। यानी कि 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा वो शनि की नेचर ले लेगा, और जो भी फैसला होगा वो बृहस्पति की देखरेख में होगा। ठीक है, ये यहां तक ये हो गया। अब 12 घर जो है यहाँ पर मीन राशि आती है। मीन राशि किसकी है? बृहस्पति की। ठीक है, और यहाँ पर मीन राशि में शुक्र उच्च भी होता है, और यहाँ पर केतु को भी उच्च माना है, ये भी आप ध्यान रखिए। मैंने पिछले चार्ट में बताया 9th हाउस में केतु उच्च है, लेकिन 12वें घर में भी केतु को उच्च का दर्जा मिला है। जहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि यार मोक्ष मोक्ष कारक है, मोक्ष हो जाएगा, केतु 12 में बैठा, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। कोई मोक्ष नहीं होता है ऐसे, बहुत सारी कंडीशन होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज आ गई, जहां जो ग्रह उच्च का था उसके अपोजिट में वो नीच का हो जाएगा। तो खाना नंबर 12 जो राहु का पक्का घर है, जो हमारा जो बेडरूम होता है ना, वो खाना नंबर 12 है। यहाँ अगर राहु बैठ जाएगा और खराब होके बैठ गया तो रात की नींद उड़ जाएगी। अगला बंदा जो है रात को 1-1:30 बजे तक अपना नेट चलाता रहेगा, गर्लफ्रेंड से बातें करता रहेगा, और सुबह सूर्यास्त होने के 3-4 घंटे बाद उठेगा। ठीक है, तो ये 12वां घर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी नींद के लिए। ठीक है, तो ये जितना मैंने इस चार्ट में बताया, इसमें किसी को कंफ्यूजन है बिंदास पूछिए, स्टेप बाय स्टेप। विनीत जी आप बताइए, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। पक्का क्लियर है? हाँ। रमन जी जी प्रभु जी। कोई समस्या? नहीं प्रभु जी। श्रेया? अभी तो नहीं, ये- याद करना पड़ेगा लेकिन इसको। हाँ, तो आप है ना ड्रॉ करके बना लीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये छोटी छोटी चीज अगर याद नहीं होगी ना तो मैं बोलूंगा और फिर आप लोग कहेंगे यार क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा हम्म। है ना। मैं एक चार्ट एक काम करूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो सुन के थोड़ा सा एक अचंबा लगेगा कि यार ये एक ही चार्ट के अंदर में इतनी सारी खिचड़ी कैसे हो गई है। तो एक एक चीज अगर आप क्लियर करते चलेंगे ना तो मुझे बताने में भी मजा आएगा। ठीक है, नयन जी आप बताएं।
नहीं, अभी कुछ डाउट नहीं है, क्लियर हो चुका है। नहीं, इस वाले चार्ट को लेके कुछ डाउट है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले दो चार्ट बताए वो आप पूरा याद कर लीजिए। अब ये तीसरा वाला ये पक्के घर है, मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये फिक्स है। हम तीसरा घर बोलेंगे तो मंगल की ही बात आएगी। वहां पे राशि हम्म। बुध की राशि है, लेकिन उसको हम मंगल का पक्का घर ही बोलेंगे। ठीक है। और कौन रह गया? आशिमा जी। जब किसी की कुंडली बनाते हैं तो ये पक्के घरों के आधार पे ही बनाते हैं ना? जी, लाल किताब में पक्के घरों के आधार पर ही बनाई जाती है। बाकी देखो अब तो क्या है ना, इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, डेट ऑफ बर्थ फीड करो आप तो पूरा लग्न चार्ट बन के आ जाता है। अब उसमें अगर आपको किस पैटर्न में चाहिए, तो लाल किताब कुंडली है तो आपकी जैसे कोई लग्न आया, जैसे 10 नंबर मकर लग्न आया तो आप लाल किताब में कन्वर्ट कर दो तो वो मेष राशि से ही शुरू होगा, बाकी सारे प्लैनेट्स आपके वहीं बैठे होंगे। ठीक है। हम्म। अभी जैसे ये 7 नंबर आप देखिए, 7 नंबर में शुक्र और बुध है। ठीक है। ये तो हमने समझने के लिए है। अगर हम यहाँ से सारे नाम हटा दें तो 7 नंबर है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 7वां जो घर है हमारा वो शुक्र और बुध का है। ठीक है। ये शुक्र की जमीन है, बुध का मकान है। 8वां घर मंगल मंगल का पक्का घर है और शनि का हेडक्वार्टर है। ऐसे ही बोलेंगे हम ऑलवेज। मीनाक्षी जी, जी आपको आपको ये वाला चार्ट समझ में आया? दो स्टार्टिंग के दो चार्ट तो आपको पता ही होंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। मीनाक्षी जी। हेलो। जी हाँ जी। सर, चार्ट तो समझ आ गया बट इसमें डिफरेंट मतलब इशू मुझे ये है कि मतलब पक्के घर और जो उच्च में है मतलब उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो क्या होता है ना कि जैसे मैं अभी जैसे जिस जगह पे रह रहा हूँ, मैं रेंटेड घर में रह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मैं गुजरात चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन मुझसे कोई पूछेगा ना कि आपका ओरिजिन कहाँ है, नेटिव कहाँ है आपका। समझ रहे हैं हाँ आप? जी। और आपका तो मैं कहूंगा नहीं, मेरा जो होम टाउन है वो इंदौर है। मैंने कहा ओके। जैसे सूर्य का कहा कि सूर्य पहले घर में उच्च का है। ठीक है। अभी मैं गुजरात में हूँ, फिर मैं कहूंगा कि मैं इंदौर इंदौर से हूँ। फिर कोई बंदा पूछेगा कि आप बेसिकली कहाँ से हो, तो हाँ वो जो जी। बेसिकली जो होता है ना, वो बेसिकली ही पक्का घर होता है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अब ये मतलब यहाँ कहने पे का अगर कोई मतलब, और प्लैनेट भी होगा तो ट्रेड्स मतलब ये प्लैनेट अफेक्ट करेंगे उसे या डोमिनेट करेंगे इस बिल्कुल तरह से? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये अब आप समझ गए कि पहला घर जो है सूर्य का पक्का घर है। समझ गए हाँ। आप? हाँ जी। है ना? अब यहाँ से सूरज को हटाइए। अब मैं एक कुंडली में शनि को पहले घर में बिठा देता हूँ। ठीक है। अब क्या हाँ होगा कि शनि आ गया किसके घर में? मेष राशि यानी जी। मंगल का पक्का घर। और सूर्य के उच्च के घर में शनि आके बैठ गया। तो शनि क्या करेगा? अपनी दुश्मनी निभाएगा। किसके साथ? सूर्य के साथ। और सूर्य के साथ। मंगल के साथ हाँ, हाँ जी। हाँ मतलब सूर्य के साथ ही राइवलरी है क्योंकि। हाँ, इनकी शत्रुता होती है। तो हाँ शत्रुता जी। और मित्रता वाला चार्ट भी मैं रुको अभी मैं शेयर करूंगा। ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है भैया ये? रुक जाओ यार। रमन, आप कर रहे हो क्या? नहीं प्रभु जी, मैं तो बैठा हूँ सीधा। अरे यार, आप थोड़ा हाथ कंट्रोल में रख लोगे तो ज्यादा नहीं बेटर नहीं, रहेगा। चेतन जी, आई एम सो सॉरी, मुझसे हुआ है, आई एम सो सॉरी। नहीं, मैं अच्छा, नहीं कर ठीक रहा हूँ है, प्रभु ठीक है। जी। नहीं, मुझसे ठीक ठीक गलती से ठीक। हुआ है, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बात हुआ साहब। कोई बात नहीं, आपकी भी क्लास चल रही थी, कोई इशू नहीं। तो हाँ चलो, मैं इसको ना इस चार्ट को मैं अभी यहीं कहीं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। साथ के साथ चीजें क्लियर होंगी तो बेटर रहेगा। तो अब देखिए, अभी जैसे मान लो चंद्रमा 12वें घर में बिठा दें, तो चंद्रमा 12वें घर की किसी को, आप में से किसी को भी कोई प्रेडिक्शन आती हो तो बताओ क्या प्रेडिक्शन बनेगी? राहु वहां से मैं हटा दो, राहु का पक्का घर है और राहु के पक्के घर में चंद्रमा बैठ गया, बताइए क्या प्रेडिक्शन होगी? रमन जी, आप बताओ। चंद्र से रिलेटेड सबसे पहली माता को समस्या आएगा। सोच होती है हमारी, चंद्र मन होता है, यानी कि मन अशांत रहेगा। अच्छा।
तो मदर ख्वाबों लॉस में भी रहेगा हो सर। सकता है इसमें, हाँ जी, इस वजह से मदर लॉस भी हो सकता है 12th में मून हो तो। ओके। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि 12वें घर में चंद्रमा को खराब कहने का कारण क्या है। 12वां घर जो है वो वहां पे जो पक्का घर जो वहां पे एनर्जी शुक्र के उच्च की एनर्जी भी है, ठीक है, शुक्र की उच्च की एनर्जी भी है, केतु की उच्च की एनर्जी भी है, लेकिन जो जो पूरा जो कारपेट बिछा हुआ है ना वो राहु का ही है वहां पे। मतलब वहां कोई भी ग्रह जाएगा ना तो राहु अपना, उसको कहते हैं ना एक शरीफ आदमी जब बार में जाएगा तो शराब भले ही ना पिए लेकिन महक तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो वही हाल 12वें घर में आने वाले ग्रह के साथ हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ आने के बाद क्या होगा, लाल किताब का तो बहुत एडवांस लेवल की बात है, चंद्र 12वें घर में आ जाए या राहु दूसरे घर में आ जाए, या राहु दूसरे घर में आ जाए या चंद्र 12वें घर में चले जाए, तो आप आंख बंद करके ये बोल सकते हो कि ऐसे जातक का शनि खराब हो चुका है। और वो शनि भले कितने पक्के घर का बैठा हो, कितना ही उच्च का बैठा हो, और चंद्र राहु अगर दोनों 12वें में बैठ गए तब तो शनि तो खत्म है। शनि का कोई स्पेशल रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल, देखो शब्दों की एक गरिमा होती है कि अगला कहना क्या चाहता है, यानी कि उसके शुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, ठीक है। जैसे जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहना, ठीक है, जॉब में जाने का मन नहीं करना, अच्छी जॉब मिली फिर भी छोड़ देना, इस तरह के हालात। और चंद्रमा, आपको मैं एक और चीज बता दूं, चंद्रमा 12वें घर में जब भी बैठेगा ना तो इसकी ग्रामर जो है, इसकी कंडीशन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कोई भी मुझसे पूछता है ना मेरा चंद्रमा कैसा है, तो मैं बोलता हूं भाई टाइम नहीं है अभी बताने का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को देखने के लिए आपको बुध भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो यहां से सीधा छठा घर पड़ रहा है 12वें से, आपको केतु भी देखना पड़ेगा और आपको मंगल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वां घर मंगल भी पड़ रहा है सामने। आप देखो राहु से 12 नंबर से 8वां पड़ रहा है, 8वां घर, और आप ये देखिए केतु लिखा है यहाँ छठा घर। तो इन 3 प्लैनेट्स को देख के फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन 90% केसेस में चंद्रमा खराब ही मिलेगा। खराब मिलेगा तो ऐसे इंसान की एजुकेशन पूरी नहीं होगी। और जब भी लाल किताब का जो, अब जो वैदिक्स में हम बोलते हैं ना गोचर, लाल किताब के वर्षफल में जब भी 12वें घर का प्लैनेट लग्न में आएगा, फर्स्ट हाउस में आएगा, ये उस साल इंसान को मायूसियत देगा, गम के आंसू, ठीक है, मानसिक परेशानी, धन का नाश। मोस्टली क्या होता है, ऐसे इंसान का ससुराल भी बर्बाद हो जाता है, ऐसा इंसान अपने घर को भी बर्बाद कर देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कंडीशन भी साथ में चलेंगी, ठीक है। चंद्रमा के साथ में मंगल हो जाएगा तो काफी हद तक बचाव हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, दूध है, और मंगल क्या है, मिठास है, खांड है। तो चंद्रमा में जब, मतलब दूध में जब खांड मिल जाएगी तो एक दूध अच्छा पीने लायक हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये होता है। अभी अगर हम आगे चलें, जैसे 10th हाउस में क्या लिखा है, शनि लिखा है, शनिचर। लाल किताब के जो वर्ड्स हैं थोड़े अलग हैं। तो यहाँ पर जब बृहस्पति बैठता है, तो आजकल पॉडकास्ट पर और ज्यादातर जो नए नए एस्ट्रोलॉजर बने वो लिखते हैं कि नेकी कर, 10वें घर में बृहस्पति को बिठा दो, नेकी कर जूते खा, नेकी कर जूते खा। ऐसा क्यों बोला गया है? दरअसल 10वां घर जो है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो 9वां घर है, 10वां घर है, 11वां घर है, 12वां घर है, यहाँ पर शनि जबरदस्त रिजल्ट देता है। अगर हम सारे नियम कंडीशन से देखें, 10वें घर में बृहस्पति को खराब क्यों बोला गया है? देखो अगर शास्त्रों में अगर आप देखेंगे ना, आप इसमें थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, तो बृहस्पति 10वें घर वाला जो बंदा होता है वो पास्ट लाइफ में बहुत पुण्य कर्म, धर्म कर्म के काम किया होता है। और 10वें घर में जब इस जन्म में उसको बृहस्पति खाना नंबर 10 में मिलता है, और अगर वो सिर्फ ईश्वर के भरोसे ही बैठा रहे, ये भगवान सब देख लेगा, भगवान सब देख लेगा, मैं तो भगवान भरोसे हूँ, कुछ नहीं होता ऐसे इंसान का। वहां पे शनि देव के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। अपना मतलब पहले सोचना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगला बोलता कुछ है, तीसरा समझता कुछ है और होता कुछ और ही है। कहने का मतलब ये है कि आप नेकी के काम करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप पहले अपना अपना फायदा देखो कि मेरा कितना फायदा है, उसके बाद आप आगे उस चीज पे काम करो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे बात कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करूं या बेसिक का जो है वही नहीं सर, चलने दें? कंटिन्यू करो सर, है कंटिन्यू करो सर। है ना।
तो 10वें घर के बृहस्पति का एक मैंने बहुत पहले एक रील शेयर की थी। 10वें घर में बृहस्पति होता है तो एक लेडी होती है, अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती है, ठीक है? उसको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। तो अब वो क्या है कि कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेने अपने बच्चे को बाहर टेबल पे बिठा देती है। तो एक जो बृहस्पति 10 वाला जो जातक होता है, वो बाहर एक रेहड़ी पर समोसे खा रहा होता है और वो बच्चा बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा होता है कि यार, मतलब उसके देखने से ऐसा लग रहा था कि बेचारे को भूख लग रही है उस बच्चे को, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंकल मुझे पूछ लें। तो जो अंकल थे बृहस्पति 10 वाले, उनको दया आ जाती है कि यार बेचारा बच्चा भूखा है, तो चलो मैं उसको समोसा खिला देता हूँ। वो भाई साहब उसके लिए एक समोसा लेके जाते हैं और बच्चा मजे से समोसा खाने लग जाता है। तो बृहस्पति 10 वाले जो भाई साहब हैं, वो आके अकेले में सोचते हैं कि अरे यार, देखो कितना पुण्य का काम किया, बच्चा मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा होगा। अब क्या होता है कि उस बच्चे की जो माँ है, वो अंदर गई हुई कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेने, वो बाहर आती है और जोर से चिल्लाती है और गालियां देती है, बोले किस कमीने ने मेरे बेटे को समोसा खिला दिया, मैं 30 किलोमीटर दूर से इसका खाली पेट जांच करवाने आई थी। अब बृहस्पति 10 वाले बंदे की हवा टाइट हो जाती है। तो आप समझे इसमें क्या है, मतलब कि भलाई आप बढ़ चढ़ के मत करो, कोई मांग रहा है जितनी जरूरत है उतना आप नेकी का काम करो। ज्यादा बढ़ चढ़ के यार मैं इसके लिए ये भी कर दूं, उसके लिए ये भी कर दूं, तो वो बात यहाँ पे साबित होती है कि नेकी कर और जूते खा। ठीक है, जूता भी जो होता है ना, वो शनि का ही होता है, इसीलिए 10वें घर का शनि जो है आपको जूता दिलवाता है, ये मतलब होता है। ठीक है, और इसमें चलो इस चार्ट में क्लियर हो गया सभी को, या फिर और कोई 2-4 एग्जांपल देके समझाऊं? नहीं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो यार, कोई अपनी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, अपनी 10-12 लोग ही हैं। भारद्वाज साहब, जी जी। आप भी अपना कुछ टॉर्च मारिए। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा। बट मुझे समझ में आया, जितना भी आपने बोला मुझे क्लियर हुआ। नयन जी, आप हैं, ऑनलाइन हैं अभी क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। जी। आपको कोई ऐसा कुछ दिमाग में कुछ सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है तो बताइए। नहीं, अगर अभी तो नहीं आ रहा है। अभी तो कोई क्लियर है सब, आपने बहुत अच्छे से समझाया ना, अभी समझ गया मुझे। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, जैसे 12वां घर जो है ना, यहाँ पे बृहस्पति नहीं लिखा है, क्योंकि 12 नंबर जो है वो मीन राशि है, लेकिन यहाँ पे राहु का नीच का पक्का घर भी है, लेकिन यहाँ भी हम बृहस्पति को काउंट करेंगे, ये बृहस्पति का घर भी है। अभी एक जरा सा हाउस के अंदर हम सारा खिचड़ी मिला के नहीं लिख सकते, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हम्म। होगा ना तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा फिर से बना के, ठीक है? अभी क्या है ना, जैसे दूसरा घर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, 2, 5, 9, 11 और 12, यहाँ पे बृहस्पति का जब भी शत्रु बैठेगा, बृहस्पति की जड़ कमजोर हो जाएगी, उस कुंडली में बृहस्पति बहुत वीक हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि जीवन में इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो बृहस्पति की शुभता है ना, उसके अंदर बहुत कमी आ जाती है। मित्रता और शत्रुता का मैं चार्ट शेयर करता हूँ इसमें, मैं निकाल के उसके बाद में आपको बताता हूँ, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया, इसके अंदर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे बताइए, तो मैं आगे वाली स्लाइड शेयर करूँ। आशिमा जी? आशिमा का अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, शायद वो बोलना नहीं चाह जी, रही मैं है। हाँ जी हो जीता जी। गया। Okay. हो गया अनम्यूट? हेलो। हाँ जी जीता जी। आशिमा जी, मैंने अभी जो 3-4 स्लाइड शेयर की अभी, आपकी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। हाँ जी, मैं सब अपना पूरी डायरी में ना बना भी रही हूँ, साथ साथ समझ भी रही हूँ, बाकी तो रिकॉर्डिंग से एक बार देखनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, ठीक है, चलिए। जी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना चेतन जी, तो मैं शुरू से फिर एक बार समझ लूंगा। नहीं नहीं, स्टार्टिंग का तो आप समझते हैं, आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग की जरूरत नेक्स्ट क्लास से पड़ेगी, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने रखा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो काफी सारे मित्र ऐसे हैं जिनको नेटल चार्ट देखते कैसे यही नहीं पता है,
है ना, जिन्होंने ज्योतिष में मतलब उनकी एंट्री नहीं हुई है, इस वजह से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। बाकी ये पक्के घर वाला कॉन्सेप्ट ले लिया तो अच्छा किया। राम जी कहाँ ऑफलाइन हो गए क्या? राम जी, प्रभु जी कहाँ चले गए आप? चलो कोई बात नहीं, तो मैं हटा रहा हूँ ये स्लाइड, है ना। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए प्रभु सर। जी, सो गए क्या? हेलो। हाँ जी। सो गए थे क्या? नहीं नहीं, यहीं पर हूँ मैं, सुन रहा हूँ आपकी ऑडियो वगैरह, लेकिन काम भी कर रहा हूँ ना साथ में। बोलिए ना। ना ना कुछ नहीं, मैं वही कहा, मैंने कहा आप हैं कि नहीं अभी। मैं है हूँ। ठीक है। अरे यार चार्ट मिल नहीं रहा है, चलो बाद में देखते हैं। यार ये कैसे क्लोज होगा? अच्छा राम जी, राम जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। चले अब थोड़ा सा लाल किताब के अकॉर्डिंग ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। मेरे ख्याल से हाँ जी। एक मिनट। हेलो। हाँ जी बोलिए। तो शत्रुता और मित्रता के बारे में ना, पहले आप सीधा एक मिनट। रमन, रमन, हेलो। हाँ रमन, जी प्रभु जी। काम करो वो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता वाला चार्ट हो तो शेयर करना थोड़ा, मेरे उसमें मिल नहीं रहा है यार, देख सर लेता हूँ। मैंने आपको भेजा है इसमें, अच्छा व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है। तो सबसे जी पहले जी हम बोलिए। बृहस्पति से शुरू करेंगे। आप उधर से शेयर कर दीजिए ना, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ उधर से। आ, सर मुझे नहीं आता वो करने एक्चुअली। ठीक है। रमन जी हाँ तुम्हें हाँ। आता है? नहीं प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में देखता हूँ मैं। एक मिनट में कोशिश करता हूँ जूम से आता है क्या करने की। नहीं सर, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। हम्म। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए वो। हाँ 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 ठीक है मैं कर रहा हूँ इधर से।
दिख रहा है आपको सभी को? थोड़ा और जूम कर देते प्रभु जी। बस कर रहा हूँ। जी जी जी, दिख रहा है। चेतन जी, जी बताएं। मैं जब यहाँ से अगर इसको अपने मोबाइल से जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ तो वहां से वो डिस्प्ले हो रहा है क्या ना अभी तक तो नहीं हुआ। स्क्रीन? आपने ट्राई किया था क्या? नहीं आपने, नहीं आपने बीच में बोला था ना कि क्यों नहीं इसको हिला रहा है, तो मुझे लगा कि मैं उसको हिला रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है शायद। हाँ नहीं मतलब अगर आप अगर ना उसको कर्सर को थोड़ा वहां से हाथ हटाएंगे तो बेटर रहेगा। अभी जैसे आशिमा जी का नहीं कर्सर नहीं घूम रहा है। कर्सर, नहीं कर्सर मैं यूज ही नहीं कर रहा था। मैं अपने अभी देखिए, एक मिनट आप मुझे बताइए कोई डिस्टरबेंस हो रहा है क्या अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ? अभी जैसे अगर कुछ चीज बता ये रहे हैं मैंने बीच जूम में भी की, आ रहे हैं। हाँ नहीं मैंने अभी जूम किया है, आपके यहाँ पे भी जूम हुआ है क्या ये? ना अभी तो नहीं हुआ है। तो ठीक है ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया था मेरी गलती नहीं है वहाँ। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए ये एक चार्ट शेयर किया है अभी, ग्रह और राशि का आपसी संबंध, दोस्ती और दुश्मनी, बराबर की ताकत। चेतन देखिए जी, बराबर की ताकत। हेलो। हाँ जी। चेतन जी, थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे, मेरी आईसाइट बहुत वीक है एक्चुअली। ओके 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 कोई इशू नहीं। थोड़ा सा और, जरा सा, बस ठीक है, थैंक यू। आपके स्क्रीन पे भी ऑप्शन होगा वहाँ परसेंटेज का, जितना जूम करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को अभी आ नहीं रहा एक्चुअली, इसलिए। राइट साइड में होगा, देख जी के सब नीचे। सब सब जी, सब इतना जूम फ्रेंडली नहीं होते हैं। मैं भी आज पहली बार जूम से दोस्ती हुई है मेरी। ठीक है अभी, थैंक यू सो मच। ठीक है ना। तो ये एक चार्ट है, देखो इसमें ये थोड़ा कट गया है यहाँ पे। ये सबसे पहला जो लिखा है ना, ये बृहस्पति लिखा है। ठीक है। तो बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, आप ये सब लिखते जाइए। जो लाल किताब में जो बृहस्पति है ना, एक कहते हैं ना कि बराबर की ताकत के ग्रह है ना। एक एक शेर होता है और एक कुत्ता होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि यार शेर कुत्ते का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना। अब मैं एग्जांपल मुझे यहाँ पे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूँ। तो बृहस्पति और शनि और राहु और केतु ये आपस में बराबरी की ताकत के ग्रह हैं। अगर हम इनका वो कहते हैं ना, एक जब हम पहले छोटे थे तो WWF वीडियो गेम खेलते थे, तो सबकी पावर आती थी उसके अंदर के, इसका ये 80 kg का है, ये इतना 70 kg का है। तो ठीक इसी तरह से ग्रहों की भी अपनी एक ताकत होती है। तो ये बराबरी के ग्रह होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बराबर का जो यह है, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ठीक है। तो बृहस्पति का बराबरी का ग्रह है शनि, राहु, केतु। और इसका जो मित्र है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। ठीक है। और बृहस्पति का जो सबसे कट्टर शत्रु है, सबसे कट्टर शत्रु, यहाँ पे एक चीज मैं पहले आगे, बृहस्पति का जो सबसे कट्टर शत्रु है वो शुक्र और बुध ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे शत्रु में राहु को काउंट नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये डाउट लगता है कि यहाँ काउंट क्यों नहीं किया है। लेकिन है तो राहु तो खराब करता ही है बृहस्पति को। बृहस्पति को कोड राहु ही लगाता। सबसे बुरी तरह से अगर बृहस्पति डैमेज होता है वो राहु से ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दुश्मनी जो है बृहस्पति की शुक्र और बुध से सबसे ज्यादा रहेगी। इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, बहुत आगे की चीजें अभी बताता हूँ। कुंडली का जो 11th हाउस होता है ना, 11th हाउस मैंने कहा था कि वहां पे बृहस्पति का दरबार है। तो जब शुक्र वहां बैठेगा, जैसे 11वें घर में बृहस्पति बैठेगा ना, अब 11वें घर का एक लॉ है लाल किताब में, 11वें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा, कहते हैं कि लाल किताब में कि वो ग्रह तासीर में उतना उम्दा, असर में उतना उम्दा होगा। लेकिन सही मायने में वो उम्दा किस लिए होता है? अपने शत्रु ग्रहों का नाश करने के लिए, शत्रु ग्रहों को बर्बाद करता है। 11वें घर में अगर बृहस्पति होगा तो ऐसे जातक का शुक्र कितना भी उच्च हो, उसके शुक्र के फल उसको पूरे मिलेंगे ही नहीं। बृहस्पति 11 वाला आखिरी समय तक अपनी पत्नी के साथ रहता ही नहीं है। हो सकता है पत्नी पहले चली जाए या ये पहले चला जाए, मोस्टली तो पत्नी ही पहले चली जाती है बृहस्पति 11 वाले की। इतना गंदी दुश्मनी निभाते हैं 11वें घर में जो बृहस्पति है। और राहु भी 11वें घर में बृहस्पति बैठेगा तो राहु के फल भी खराब हो जाते हैं। ये देखिए मैं इस चार्ट से इतर जाके बोल रहा हूँ।
आपको अगर समझ में आए तो देख लीजिएगा, नहीं तो उस पर ज्यादा दिमाग पर लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम देखें सूर्य। ठीक है, सूर्य के बराबर की ताकत का जो ग्रह बनता है वो बुध बनता है। ठीक है, और केतु इसको ग्रहण लगाता है। सूर्य को जो केतु ग्रहण लगाएगा वो अंश मात्र का होगा, बड़ा बहुत बड़ा ग्रहण हम नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, सूर्य का जो मित्र ग्रह है वो वापस बृहस्पति चंद्र मंगल। देखिए बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल ये आपस में एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। आगे चार्ट में भी जाएंगे तो ये अपनी मित्रता निभाते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो सूर्य का सबसे कट्टर शत्रु है वो है शुक्र। ठीक है, उसके बाद आता है शनि, और सूर्य को सबसे गंदा ग्रहण लगाता है राहु। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, बार बार इस पे दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मित्रता शत्रुता आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए लाल किताब के हिसाब से कि ये यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब चंद्रमा की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे चंद्रमा मून। अब इसकी बराबर की ताकत के ग्रह, बराबर की ताकत के ग्रह। अब मैंने सेकंड नंबर पे केतु का ग्रहण वाला लाइन नहीं बोली थी, क्योंकि सूर्य का जो बराबर की ताकत का ग्रह वो केतु भी रहेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा ग्रहण लगा सकता है अभी। ठीक है ना, ये मैं थोड़ा मिस कर गया बोलने में। तो अभी तीसरे नंबर पे हम चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का बराबर की ताकत का ग्रह जो है वो शनि है, शुक्र है, मंगल है और बृहस्पति है। ठीक है, ये हो गया। इसका चंद्रमा का जो मित्र ग्रह है वो सूर्य और बुध है। ठीक है, मित्र ग्रह। और चंद्रमा को जो ग्रहण लगाता है वो केतु ग्रहण लगाता है, और पूरा ग्रहण लगेगा यहाँ पे चंद्रमा को केतु की वजह से, लेकिन राहु की वजह से अर्ध ग्रहण लगेगा। चलो यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, सूर्य को अर्ध ग्रहण जो लगेगा वो केतु लगाएगा, और चंद्रमा को जो पूरा ग्रहण लगाएगा वो केतु लगाएगा, और चंद्रमा को अर्ध ग्रहण लगाएगा राहु, और सूर्य को पूरा ग्रहण लगाएगा राहु। ये डिफरेंस है, ये कभी भी आप याद करें तो ध्यान रखिएगा। और जब भी चंद्र राहु युति हो, चंद्र केतु युति हो, यहाँ पर जब भी युति बनेगी इसमें बुध के फल खराब हो जाएंगे कुंडली में। वैसे तो बृहस्पति खराब ही होता है ग्रहण वाली कुंडली में, ठीक है ना, उसके फलों में कमी आ जाती शुभता में। ठीक है, अब अगला हम चले चौथे नंबर पे शुक्र, और इसका जो बराबरी का जो प्लैनेट बनता है वो मंगल और बृहस्पति बनता है। मैंने फिर कहा ये ताकत की बात हो रही है, ग्रहों की ताकत कितनी है आपस में, वो यहाँ पे बताई गई है। मित्र ग्रह देखें हम शुक्र के, तो शुक्र का शनि बुध और केतु, शुक्र का बेटा है केतु। ठीक है, और उसका शुक्र का यार है शनि, और बुध है महबूबा। ठीक है, इसको समझ सकते हैं, और यही इन्हीं तरह के अल्फाजों का ही इस्तेमाल किया गया लाल किताब में। ठीक है, आगे हम देखें तो इसके जो मित्र ग्रह हो गए। हाँ, अब इसके जो शत्रु ग्रह हैं, शुक्र का शत्रु जो है सूर्य है, चंद्रमा और राहु है। ठीक है, आगे हम चले मंगल। मंगल की बराबरी का जो ताकत का जो ग्रह बनता है वो शनि शुक्र और राहु बनते हैं। ठीक है, और मंगल का जो मित्र है सूर्य चंद्र और बृहस्पति रहेगा ऑलवेज। और मंगल का जो कट्टर शत्रु है जो मंगल को खराब करता है वो बुध और केतु ही है। मंगल की सबसे बड़ी जो बुराई आती है ना वो बुध और केतु से ही आती है। ठीक है, बाकी ग्रहों के साथ बाकी जो शत्रु ग्रह जो बनते हैं, जैसे मंगल के साथ में शनि बनता है, तो वहां पे ग्रहों की ताकत बढ़ जाती है अच्छाई या बुराई करने के लिए। लेकिन मंगल बुध और केतु के साथ जब आ जाएगा ना तो इसकी बुराई ही बढ़ेगी, अच्छाई में कोई इजाफा नहीं होगा। ठीक है, आगे हम चलें तो बुध। बुध का जो बराबर का ग्रह है वो शनि केतु मंगल और बृहस्पति है। ठीक है, और इसका जो मित्र ग्रह है वो सूर्य शुक्र और राहु है। अब यहाँ पे एक बड़ा पंगा है, राहु को बुध का मित्र तो बोल दिया है, लेकिन आप जगह जगह पर देखेंगे ना तो बुध राहु का कंजंक्शन जो है पागल खाना जेल खाना वीराना ही देता है। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बुध का मित्र बना दिया राहु को। चलो, अब लिखा है तो उसको आगे हम पढ़ेंगे कैसे चीजें अच्छी करता है और खराब करता है। और जो बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। देखो ऊपर एक यहाँ पे एक चीज समझना, चंद्रमा का जो मित्र है वो बुध है, लेकिन बुध ने चंद्रमा के साथ शत्रुता कर रखी है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपने सारे जानवर के सिर पे सिंग देखे होंगे, लेकिन घोड़े के सिर पे आपने सिंग नहीं देखे होंगे। सिंग जो होते हैं ना वो बुध के होते हैं, तो आपने घोड़े के सिर पे कभी सिंग नहीं देखे होंगे।
तो चंद्रमा जो है इतना बुरी तरह से चिढ़ता है बुध से, ठीक है। तो ये याद रखने में आपको इजी रहेगा, बुध और चंद्रमा की शत्रुता। आगे हम चलें तो हाँ, तो आगे आ गया आपका शनि। तो शनि की बराबरी का ताकत का जो ग्रह है वो केतु और बृहस्पति है। इसका मित्र ग्रह बनेगा बुध और शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र और राहु। और इसके जो शनि के कट्टर शत्रु बनेंगे वो चंद्रमा, सूर्य और मंगल बनेंगे, ठीक है। और आगे हम आगे चलें, राहु। राहु का जो बराबरी का ग्रह है वो है बृहस्पति, और चंद्रमा को ये आधा ग्रहण लगाता है। मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, इतनी ताकत है राहु के पास कि चंद्रमा को आधा ग्रहण लगा सकता है। और इसके जो मित्र ग्रह हैं राहु के, बुध, शनि, केतु, ठीक है। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं राहु के वो शुक्र, मंगल और सूर्य को ये ग्रहण लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ अर्ध ग्रहण क्यों लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लगेगा तो पूरा ही ग्रहण लगेगा यहाँ पे। केतु, ये देखिए मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूं, कई बार क्या होता है ना कि कॉपी पेस्ट में चीजें गलत लिखी जाती है, उसको हमें हाथों हाथ करेक्ट करना है। सूर्य राहु का पूरा ग्रहण ही होगा, अर्ध ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं केतु। केतु का बृहस्पति, शनि, बुध और सूर्य ये इसके बराबर की ताकत के ग्रह हैं। इसके जो मित्र ग्रह हैं वो शुक्र, राहु, केतु है। और चंद्रमा को ये पूरा ग्रहण लगाएगा, ये यहाँ पे सही लिखा है। और मंगल का इससे शत्रुता है, मंगल केतु की, वो जो मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और चलिए, अच्छा यहां तक जो मैंने बताया उसको, उसमें किसी को डाउट है या आप पूरा नोट कर लीजिएगा। भारद्वाज साहब। जी जी, मैं पूरा सुन रहा हूँ। नहीं, ये अभी तक मैंने जो मित्रता शत्रुता का बताया इसमें कोई शंका है? नहीं नहीं, कोई शंका नहीं है, लेकिन उसको बाद में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक साथ इतना सारा तो याद नहीं होगा, तो मैं बाद में उसको पढ़ूंगा और मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा मुझे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा उस बारे में। रमन जी, हाँ जी प्रभु जी। कुछ शंका है इसमें? कहते चंद्रमा को आजाद शत्रु माना गया था, चंद्रमा का फिर ये शत्रु क्यों है? कौन? केतु राहु। चंद्रमा का शत्रु? कहते हैं चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं ना, कहते हैं चंद्रमा तो आजाद शत्रु होता है, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। फिर केतु और राहु को शत्रु के लाइन में क्यों लिखा गया है, मतलब क्यों राहु केतु के शत्रु क्यों मानते हैं चंद्रमा को? चंद्रमा का आपने समुद्र मंथन की स्टोरी पढ़ी है ना? हाँ चंद्रमा जी। किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, केतु को और राहु को अपना शत्रु मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो स्वर भानु का सिर किसकी वजह से कटा था? कौन थे वो चुगलीखोर? बताओ। चंद्रमा ही थे। चंद्रमा और सूर्य ही थे ना। तो मैं तो राहु को मैं चीटर नहीं मानता हूं, चीटिंग देवताओं ने की थी, ठीक है। समुद्र मंथन में जो अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो राहु चीटर नहीं है। राहु जो है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहे थे वो कि कौन चीटिंग कर रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि यार देवता पक्षी शाणे बन रहे हैं तो यार अपन क्यों पीछे हटे, तो वो भी बन गए देवताओं के बीच में जाके, और आज अपने जीवन में भूचाल मचा रहे हैं। और बाकी जब जब आप ये जो ग्रहण लग रहा है सूर्य और चंद्रमा को, आप देख लो, आप ये उसी का परिणाम है। अगर ये दोनों कंप्लेंट नहीं करते तो बढ़िया से आज स्वर भानु हमारे बीच में देवता बन के बैठे होते हैं। उसे हम राहु केतु के नाम से नहीं जानते। बस यही फर्क है रमन जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। नहीं है, और अगर कुछ ऐसे सवाल निकल के आ रहे हो तो बताओ। देखो शास्त्र मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। अच्छा सवाल था वैसे आपका, आना भी चाहिए ऐसे सवाल। राम जी। राम जी सो गए क्या आप? प्रभु जी। आशिमा जी। जी सर, जी चेतन जी। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर तो हुआ, बट मेरे को लग रहा है बहुत ना पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, आप नोट्स नोट्स बनाइए, आप नोट्स खुद के नहीं, मैंने बनाइए। साथ साथ सारे नोट्स बनाए हैं साथ साथ,
बट हाँ हाँ, आज के लिए मेरे हिसाब से और मत कराना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। क्या आज बस इतना ही ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बस ये लास्ट स्लाइड थी, वो वैसे भी टाइम भी हो गया है। ना अगर बहुत सारा कुछ हो जाएगा ना तो फिर बहुत नहीं नहीं मतलब नहीं जल्दी नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो आज ये इतना भी कुछ नहीं लेने वाला था, मैं बहुत कम बताने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि अब 10 लोग जुड़ गए तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो हाँ अच्छी जी। काफी स्ट्रेंथ है, तो आज थोड़ा डिटेल में बताऊं, नहीं नहीं, क्योंकि आपने अभी बहुत जो अच्छे से पढ़ाया है, सब समझ में आ रहा है। बट यही है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, रिपीट तो याद हमको करना ही पड़ेगा ना, मतलब इतना रिपीटेशन तो लीजिए, जरूरी है देखिए ना। देखिए 1.5 घंटा तो हो चुका है, ठीक है, हाँ जी। 1.5 घंटा सफिशिएंट है, और इसमें मैं बहुत बहुत आराम से हाँ, चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल बिल्कुल। रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी, हाँ मीनाक्षी जी। जी आप बताइए। सब क्लियर है ये तो। ये बिल्कुल बेस है लाल किताब का, और देखिए आप इसमें एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो हम वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं, वो जब लाल किताब का हम स्टार्ट करते हैं तो लगभग लगभग सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही ऑलमोस्ट हाँ होती हैं, सेम है अभी है ना, तक। कोई इसमें कोई अलग से कोई नियम नहीं लगते हैं। अब जो नियम लगेंगे वो अगली क्लास से लगेंगे। मैंने आज इसलिए ज्यादा डिटेल में, मैंने काफी सारी, आपने देखा होगा मैं व्हाट्सएप से निकाल निकाल के वो फोटो इसलिए निकाल रहा था कि कुछ तो शेयर करूं मैं, नई चीज बताऊं मैं, तो हाँ बेस 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 मजबूत नहीं जब तक होगा जब तक मजा नहीं आएगा। हाँ, और मतलब इसका और वैदिक का अभी तक तो कुछ सेम ही चल रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं अभी डिफरेंस तो तक। बहुत है। नहीं अभी तक डिफरेंस जो तो आपने करवाया है इसमें। डिफरेंस तो बहुत है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या श्रेया जी? जी। हाँ श्रेया जी, अभी ये जो बताया इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, लर्न करना पड़ेगा, ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी एक बारी। ये ना एक बिल्कुल बेस है, अगर ये इतना बेस भी अगर याद नहीं करेंगे ना, तो लाल हम्म। किताब पढ़ने का जो आनंद है ना वो नहीं आएगा। फिर मैं पढ़ाता हाँ। जाऊंगा, आप लोग यस यस करेंगे, हाँ समझ में आ गया, फिर मैं बीच में कुछ पूछ लूंगा तो बोला यार सिट्टी बिट्टी बोलो गई, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। हम्म। तो कभी कभी लगता है कि यार इतनी छोटी छोटी चीजें भी मतलब बतानी पड़ेगी, मतलब अभी तो चलो ये ठीक है, लेकिन जब थोड़ा अपन एडवांस में आएंगे ना, जब जो गाड़ी जब हम थर्ड गियर में डालेंगे, तब इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। पंकज जी? जी सर, ऑल गुड। तो पंकज जी कैसे रही आज की क्लास? अच्छा था, बेसिक धीरे धीरे बेसिक है सीखेंगे। ना? और हाँ इतना तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हाँ एक, हाँ, हाँ बेसिक क्या है। रिवीजन होना भी जरूरी था, क्योंकि आज की क्लास तो क्या बोलो, एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास ही थी। क्लास जो है अपन नेक्स्ट जो भी क्लास करेंगे, उसमें मैं लाल किताब को वहां पर लेके आऊंगा, मैं सही मायने में, कि कैसे प्रेडिक्शन में लाल किताब का जो बेस है, जो बेसिक कोर्स की जो चीजें होती हैं वो कैसे काम करती है प्रेडिक्शन में, वो हम सब उस पोर्शन में कवर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, है ना? चलिए, जय माता दी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय माता दी। थैंक यू सो मच चेतन जी। जय माता दी प्रभु जी, शुभ रात्रि।